नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज मैं आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की भूगोल वाली बुक के पाठ 1 संसाधन एवं विकास इसके पहले भाग को समझाने जा रही हूँ। और आज हम सबसे पहले समझेंगे संसाधन की परिभाषा। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब टेक्नोलॉजी हमें मालूम है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह संसाधन है। अर्थात संसाधन वह है जो इस पृथ्वी में हमारे चारों ओर वह वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है, वह संसाधन है। बस उसको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वह हमें मालूम होनी चाहिए, तो वह सब संसाधन है। इस पृथ्वी में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है वह संसाधन है। आगे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इन तीनों के अंतर संबंध में निहित है। ये प्रश्न आता है बच्चों कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और डैश के बीच अंतर संबंध है, तो इसका उत्तर संस्थाएं। तो इसी प्रकार हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु की जो रूपांतरण प्रक्रिया है, बदलने की जो प्रक्रिया है, वह प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के अंतर संबंध में निहित है। बच्चों, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को फिर 2 भागों में बांटा जाता है: जैविक और अजैविक। तो इनको कहते हैं जैव और अजैव संसाधन। 2 भागों में उत्पत्ति के आधार पर। समाप्यता के आधार पर फिर 2 भागों में बांटा जाता है: नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। इसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर, मतलब उसका मालिक कौन है, उसके आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा जाता है: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। 4 भागों में बांटा जाता है। आगे चलते हैं। विकास के स्तर के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। इसके आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। तो बच्चों, संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधार पर होता है: उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। और फिर इनको उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, इसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। आगे विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। तो अगले भाग में हम इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो बच्चों, आज आप यही समझेंगे। एक तो संसाधनों की परिभाषा अच्छी तरह से समझेंगे और इसके साथ ही उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता, स्वामित्व और विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है उसके बारे में, और उसका वर्गीकरण, उसके और वर्गीकरण सब जो है इसके विभाग है, उनको अच्छी तरह से समझेंगे। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के भूगोल वाली बुक में सामाजिक विज्ञान विषय में पाठ 1 संसाधन एवं विकास इसके दूसरे भाग को समझने जा रहे हैं। और आज हम जानेंगे संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से। संसाधनों का वर्गीकरण, जैसे कि पिछले भाग में हमने समझा था, ये चार्ट हमने देखा था कि संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर,
स्वामित्व के आधार पर, समाप्यता के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो आज हम इनके सभी के बारे में, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव दो भागों में बांटा जाता है, इनके बारे में जानेंगे। इसी प्रकार समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, यह जानेंगे। और विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जैव और अजैव दो भागों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को। जैव संसाधन वो होते हैं जिसमें जीवन होता है। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन और पशुधन, जिसमें जीवन है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव हैं, जिसमें जीवन नहीं है, वे अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। तो इस प्रकार जिसमें जीवन है वो जैव संसाधन और जिसमें जीवन नहीं है वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। अगला है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। दो भागों में बांटा गया है, पहला नवीकरण योग्य और दूसरा अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, फिर से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन। इनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जब तक ये पृथ्वी है तब तक इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक बार इनका उपयोग करते हैं, फिर प्राप्त कर सकते हैं, फिर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वे संसाधन जो है पुनः उत्पन्न हो जाते हैं और नवीकृत इन्हें किया जा सकता है, वे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। अगला है अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने के लिए। जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन, जो धातुएं हैं वे पुनः चक्रीय होती हैं, लेकिन इनको बनने में बहुत साल लगते हैं, बहुत सालों बाद ये प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार जीवाश्म ईंधन है वे अचक्रीय हैं, इन्हें फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला जीवाश्म ईंधन है और कोयले को हम जलाते हैं और उसकी जब राख बन जाती है तो उस राख को हम वापस से उसका बना के, मतलब कोयला नहीं बना सकते, उसको बनने में मतलब वो नष्ट हो गया एक बार। और ये जो है फिर से जब हमें प्राप्त होगा, जीवाश्म कोई नीचे दबेगा, बहुत लाखों वर्ष लग जाएंगे, उचित ताप दाब उसे प्राप्त होगा, उचित नमी प्राप्त होगी, उसके बाद फिर वो जीवाश्म ईंधन या कोयले के रूप में कैसा भी, जैसा उसको परिस्थिति मिली वैसा जीवाश्म ईंधन बनेगा। तो इस प्रकार अनवीकरण योग्य जो संसाधन होते हैं वे बहुत लंबे समय के बाद हमें प्राप्त होते हैं, और नवीकरण योग्य संसाधन हमें बार बार पृथ्वी में मिलते रहते हैं, एक बार खत्म होते हैं फिर हमें मिलते रहते हैं। जब तक पृथ्वी है तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलेगी, पवन ऊर्जा मिलेगी, जल ऊर्जा मिलेगी। तो इस प्रकार ये पृथ्वी में हमेशा बने रहेंगे। बच्चों आगे चलते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसे चार भागों में बच्चों बांटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जो कि निजी संसाधन होते हैं, हमारे अपने होते हैं। निजी संपत्ति व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आती है, जैसे भूखंड, घर, बाग, चरागाह, कुएं का जल, जो हमारा अपना है, हमारी निजी संपत्ति है, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। इसी प्रकार सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जो कि सबके होते हैं, वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। ऐसे संसाधन सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं, जैसे शमशान भूमि, तालाब, सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान।
तो ये जो संसाधन है वे सबके लिए होते हैं। इन्हें सार्वजनिक संसाधन भी कहते हैं और सामुदायिक संसाधन भी कहते हैं। और इनकी जो इनमें सबका अधिकार होता है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। फिर राष्ट्रीय संसाधन, किसी भी देश की जो संपत्ति होती है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। किसी देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, जैसे सड़कें, रेलवे लाइन, नहरें, इन पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है। इसमें खनिज पदार्थ भी हैं, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर की सारी भूमि किसी भी देश की अपनी संसाधन होती है। इसके अलावा जो 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन भी उसी देश की राष्ट्रीय संपदा होती है। जैसे हम देखते हैं, हमारी जो तट रेखा है, ये हमारी तट रेखा है, तो इससे जो 12 समुद्री मील तक वो हमारे देश की संपत्ति है। इसके नीचे जो समुद्री जीव संसाधन जितने भी पाए जाएंगे वो हमारे अपने देश के हैं, तो वो राष्ट्रीय संपदा होते हैं किसी भी देश की। किसी भी देश की जो तट रेखा है उससे जो 12 समुद्री मील तक का महासागरीय क्षेत्र व उसमें पाए जाने वाले जितने भी जलीय संसाधन हैं वे उस राष्ट्र की संपदा माने जाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का जिस पर नियंत्रण होता है वे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील तक किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, और जो भी किसी भी देश की जो तट रेखा है उससे 200 समुद्री मील तक, जैसे राष्ट्र की संपत्ति हमने देखा 12 समुद्री मील, और किसी भी देश की जो तट रेखा है उससे 200 समुद्री मील तक के, मतलब 12 समुद्री मील तक तो उसी देश का है, उसके बाद जो 200 समुद्री मील तक किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। और इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। पहले अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति लेनी होगी, उसके बाद ही उस क्षेत्र का हम अनुसंधान कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, आए दिन युद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए 200 समुद्री मील तक किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। तो प्रश्न बच्चों आता है कि कितने समुद्री मील तक राष्ट्रीय संपदा है? 12 समुद्री मील तक राष्ट्रीय संपदा है। और कितने समुद्री मील तक किसी भी देश का अधिकार नहीं होता? 200 समुद्री मील तक किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। बच्चों आगे चलते हैं। विकास के स्तर के आधार पर, जैसा कि बताया था, विकास के स्तर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है संभावी संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत का जो पश्चिमी भाग है, जैसे कि राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा संसाधन के अपार इसकी संभावना है, अपार भंडार है। पवन ऊर्जा, बहुत तेजी से हवा चलती है तो पवन ऊर्जा पैदा की जा सकती है, और सूर्य किरण बहुत तेज पड़ती है, अधिक महीनों तक पड़ती है तो सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसके वहाँ पर अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। पता है इनके बारे में लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है, तो इसे कहते हैं संभावी संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मतलब जिन संसाधनों के बारे में हमें सब कुछ मालूम है कि वो कितनी मात्रा में है और कैसी इसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता कैसी है, और टेक्नोलॉजी का हमें ज्ञान है, तो वो कहलाते हैं विकसित संसाधन। संसाधनों के विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। तो इनका जो विकास का स्तर है, इनकी टेक्नोलॉजी और दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ती जाती है कि हम जैसे उस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, आगे हम और बेहतर
हमारे पास टेक्नोलॉजी आए तो हम वैसे उपयोग करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है जैसे जैसे विकसित होती है और उसी के आधार पर इसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करती है टेक्नोलॉजी के विकास की। अब ठीक है, विकसित संसाधन वे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है, जिसकी टेक्नोलॉजी हमें मालूम है, जिसकी गुणवत्ता हमें मालूम है, जिसकी मात्रा हमें मालूम है, वे कहलाते हैं विकसित संसाधन। आगे चलते हैं भंडार। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। भंडार संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, वे कहलाते हैं भंडार संसाधन। मतलब इस पृथ्वी में वे संसाधन अब बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि जल जो है दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों से बना है। जैसे हमें पता है बच्चों, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है कि जल H2O दो उससे बना, एक हाइड्रोजन का यौगिक और दो ऑक्सीजन के जब यौगिक मिलते हैं तो जल बनते हैं। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन का एक यौगिक डालें, ऑक्सीजन के दो यौगिक डालें और उसको मिक्स करें और हमारे पास पानी बन के तैयार हो जाए। तो भंडार तो है इस पृथ्वी पे, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। भंडार है हमारे पास, लेकिन उसको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं पता, हमें तकनीक नहीं मालूम, तो इसे भंडार संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत ज्ञान नहीं है, तो इसे कहते हैं भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन में ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में भी आता है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, वे कौन से संसाधन है जिनकी टेक्नोलॉजी, जिनकी तकनीक, जिनको जानने की प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, भंडार संसाधन। आगे बच्चों, लास्ट में बच्चों संचित कोश। संचित कोश यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है और जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं है हुआ है। हमारे को मालूम है भंडार है और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, हम उसकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इनका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। जैसे देखें तो नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इसी प्रकार हम बांधों के देखें, बांधों में जो जल है, वन आदि संचित कोश है और इनका उपयोग भविष्य में हम कर सकते हैं, हमारे लिए संभव है कि हम इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो यह कहलाता है संचित कोश। तो बच्चों अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे, भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। बच्चों आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल वाली बुक के पाठ 1 संसाधन एवं विकास, इसके तीसरे भाग को समझ रहे हैं और आज हम जानेंगे संसाधन विकास में समस्याएं। संसाधनों का जब विकास करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास होता जा रहा है, संसाधन खत्म होते जा रहे हैं और संसाधनों की जो क्वालिटी है वो घटती जा रही है। कुछ लोग ऐसे लालची हैं कि उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जितनी उनकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो ये संसाधनों के विकास में समस्या आ रही है। साथ ही संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बंट गया है। एक तो संसाधन संपन्न एवं संसाधन विहीन।
अर्थात अमीर और गरीब 2 भागों में बंट गया है। इससे क्या है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। जो अमीर व्यक्ति है वो संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, उसके पास उतना धन है कि उन संसाधनों को खरीद सके और उसका भरपूर उपयोग कर सके, जबकि गरीब उसे खरीद नहीं पाता और अभाव में जीवन जी रहा है। तो इस प्रकार जो उसका जीवन उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, तो इसलिए अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब। उन दोनों के बीच की खाई पटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति में जो वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया। कौन कौन सा? एक तो भूमंडलीय तापन, जो इस पृथ्वी है इसके तापमान में वृद्धि होती जा रही है। ओजोन परत का अवक्षय, ओजोन जो परत है वो नष्ट होती जा रही है। इसी प्रकार पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि निम्नीकरण भी हो रहा है। इसके भूमि निम्नीकरण के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो ये समस्याएं संसाधनों के विकास में आ रही हैं। बच्चों, संसाधनों के विकास में जो समस्याएं आ रही हैं तो उससे निपटने के लिए सतत पोषणीय विकास की जरूरत है। तो वो सतत पोषणीय विकास कैसे करेंगे हम? विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। सतत पोषणीय विकास उसे कहते हैं जिसमें विकास हो लेकिन वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, और दूसरा ऐसा विकास हो कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास हो। मतलब हम संसाधनों का इतना मितव्ययिता से प्रयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बच सकें। एक तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास हो और दूसरा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास हो। उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। आगे चलते बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन। तो जून 1992 में ब्राजील में एक शहर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। बच्चों, इसका एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर की आती है कि पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ। इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए, 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। जैसा कि अभी देखा हमने, इतनी समस्याएं आ रही हैं संसाधनों के विकास में, तो उन सब का हल ढूंढने के लिए इस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित सभी नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसमें 2 चीजों को स्वीकृति प्रदान की गई। एक तो भूमंडलीय वन सिद्धांत, वनों के सिद्धांत बनाए गए, तो भूमंडलीय वन सिद्धांत, और सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो इस प्रकार एजेंडा 21 क्या था कि इसमें सभी देशों ने यह तय किया कि हम अपने देश का विकास सतत पोषणीय विकास के आधार पर करेंगे और प्रत्येक देश अपने देश में स्थानीय एजेंडा 21 निश्चित करेगा। जैसे कि अमेरिका का कोई प्रदेश है, उसके विकास की समस्याएं कुछ अलग होंगे, विकास के स्तर अलग होंगे और उन समस्याओं को जो हल करने की जो चरण होंगे वो अलग होंगे। तो इसी प्रकार भारत की किसी प्रदेश की देखें तो उसकी अलग समस्याएं, अलग हल करने के तरीके। तो इसी आधार पर इसमें यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक देश अपने स्थानीय स्तर पर एजेंडा 21 तैयार करेगा। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल वाली बुक के पाठ 1 संसाधन एवं विकास इसके चौथे भाग को समझने जा रहे हैं और आज हम जानेंगे संसाधन नियोजन के बारे में। सबसे पहले मतलब संसाधन की हम प्लानिंग कैसे करें, संसाधनों का जब हम उपयोग करते हैं तो उसकी प्लानिंग किस प्रकार है, उसका प्लान कैसे बनाएं कि हम इस प्रकार संसाधन का प्रयोग करेंगे। तो संसाधन नियोजन के कुछ सोपान हैं, कुछ चरण हैं, उनका प्रयोग हमें करते हुए संसाधनों का नियोजन करना होता है। तो देश के विभिन्न प्रदेश जो है उनके संसाधनों की सबसे पहले पहचान करना और उसकी तालिका बनाना, टेबल बनाना कि कौन कौन से संसाधन किस प्रदेश में है। फिर क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, प्रत्येक क्षेत्र का सर्वेक्षण कराना और मानचित्र बनाना, संसाधन की गुणवत्ता और गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों का अनुमान लगाना और उसका मापन करना। तो ये पहला सोपान है। उसके बाद दूसरे चरण में संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी जो कौशल, उसको ज्ञात करने के लिए जो स्किल है वो, और जो संस्थाओं का जो प्लानिंग का जो ढांचा है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो तैयार करना। फिर संसाधन विकास योजनाएं, जो संसाधन की विकास योजनाएं ऊपर बना ली गई उसमें, और देश की, पूरे देश की जो राष्ट्रीय विकास योजना है उनके बीच समन्वय स्थापित करना ताकि मिलजुल कर इस जो संसाधन नियोजन है उसके वो अच्छी तरह से किया जाए, संसाधनों का उपयोग अच्छी तरह से हम कर सकेंगे। बच्चों, आगे चलते हैं। संसाधनों का संरक्षण। गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, हर व्यक्ति की आवश्यकता हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए हमारे पास नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करते हैं, अपने पास संभाल के रखते हैं, संरक्षित कर लेते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति को वह नहीं मिल पाता। तो उसी के लिए कहा है गांधी जी ने कि पेट भरने के लिए हमारे पास है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हम भंडार भर के रख लें अपने घर पर, ऐसा नहीं है। अब संसाधनों का जो संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है, क्या कारण है कि हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता हुई। सबसे पहले तो ये जो संसाधन है वो पृथ्वी में सीमित मात्रा में है। एक समय ऐसा आएगा कि ये संसाधन इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। संसाधनों का हम उपयोग ही नहीं कर पाएंगे जब वो बचेंगे ही नहीं। तो अगला है भावी पीढ़ी के लिए बचाने के लिए। भावी पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं बचेंगे क्योंकि वो तो खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हमें संसाधन संरक्षण की जरूरत है। फिर पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए हम संसाधनों का इतना अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं कि पर्यावरण खराब होता जा रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। फिर है भूमंडलीय तापन को नियंत्रित करने के लिए। जो पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से ग्लेशियर फट गए, ग्लेशियर टूट गए। आपने देखा होगा कि कितने ही स्थानों, हमारे ही देश में नहीं विदेशों में भी कई जगह ग्लेशियर टूट गए हैं और इसकी ये भूमंडलीय तापन में वृद्धि का ही परिणाम है। तो वो हम बच जाएंगे अगर हम संसाधनों का संरक्षण कर सकें। भूमि के तापमान में वृद्धि फिर नहीं होगी। फिर है भूमि के निम्नीकरण से बचाव के लिए। भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का ह्रास हो रहा है, हम भूमि का जो उपजाऊपन है वो खत्म होता जा रहा है, जिसके बारे में हम अगले भाग में विस्तार से पढ़ेंगे कि भूमि का निम्नीकरण क्यों जरूरी है, क्या कारण है कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और इसके उपाय के बारे में।
तो हम संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, संसाधनों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। फिर सामाजिक शोषण से बचाव के लिए, सामाजिक शोषण हो रहा है, अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति का शोषण कर रहा है और दिन प्रतिदिन अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब। तो समाज का जो शोषण है, सामाजिक शोषण, उससे बचने के लिए संसाधनों के संरक्षण की जरूरत है। आगे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की सबसे पहले जो वकालत की थी वो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी कि भाई हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यदि हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो अभी हमने पढ़ा उन दुष्परिणामों से हमें गुजरना पड़ेगा, उन समस्याओं से हमें गुजरना पड़ेगा। 1974 में शूमेकर एक व्यक्ति, उन्होंने एक बुक लिखी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो ये जो बुक लिखी ये गांधी दर्शन से प्रभावित थी। गांधी जी ने जो अभी बताया आपको कि हर व्यक्ति का पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, तो इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने ये बुक लिखी थी शूमेकर ने, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बच्चों ये इज है, इज, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसके आगे सतत पोषणीय विकास की संकल्पना हमारा साझा भविष्य पुस्तक में की गई। एक पुस्तक लिखी गई हमारा साझा भविष्य और इसमें सतत पोषणीय विकास की संकल्पना के बारे में लिखा गया। इसी प्रकार जैसा कि पिछले भाग में पढ़ा, 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो संसाधन संरक्षण के लिए इतनी योजनाएं बनी और इस पूरी पृथ्वीवासियों ने संसाधनों के संरक्षण के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। बच्चों ये भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे, भावराव देरस सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा से। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल वाली बुक के पाठ 1 संसाधन एवं विकास, इसके 5वें भाग को समझने जा रहे हैं और आज हम जानेंगे भू संसाधन के बारे में। विस्तार से आज हम जानेंगे। भूमि जो है वो प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसीलिए हमें इसका बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए और प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। हमारे जो भारत देश की जो मुख्य भूमि है उसकी भौगोलिक क्षेत्र है वो पर्वत, पठार और मैदान। इसका ये आप देख रहे हैं, मैदान जो है वो 43% है हमारे देश में। इसी प्रकार पर्वत 30% और पठार 27% है। तो ये हमारे देश में मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र है। आगे हम चलते हैं कि ये जो है हमने पढ़े इतना प्रतिशत है क्षेत्र इनका, जो मैदानी भाग है वो 43% है, जो कि कृषि उद्योग के विकास के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। इस क्षेत्र में हम कृषि कार्य करते हैं और उद्योग वहाँ पर स्थापित है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह पठारी क्षेत्र जो कि 27% है और यहाँ पर खनिज, जीवाश्म ईंधन, वनों के अपार संचित कोश हैं, ये हमें प्राप्त होता है, इनसे उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसी तरह पर्वत 30% है हमारे देश में, जहाँ पर 12मासी नदियाँ बहती हैं और ये पर्यटन विकास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है तथा पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे भारत में भू उपयोग प्रारूप। बच्चों इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन है कि भारत में भू उपयोग प्रारूप के बारे में लिखिए। तो भारत का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है, जैसा कि 9th क्लास में आपने पढ़ा है, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसमें से 93% जो भाग है
उसके ही भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है कि यहाँ पर कृषि होती है, उद्योग हैं, सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, अन्य किसी कार्य के लिए हम उपयोग करते हैं, ऐसा हमारे पास 93% भाग की जानकारी उपलब्ध है। लेकिन 7% की जानकारी उपलब्ध नहीं है। वो 7% कौन सा भाग है वही जान लेते हैं। वो है असम, जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें असम की जानकारी तो है हमारे पास, उसके अलावा अन्य जैसे कि आपको पता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ये जो राज्य है इनके जो भूमि उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो दुर्गम इलाके हैं और वो किसी उपयोग के आ नहीं सकते, नाप नहीं हो रही है उसकी, तो इस प्रकार इसके सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में जो पाकिस्तान द्वारा अधिकृत और चीन द्वारा जो अधिकृत हमारा भूभाग है उसके भी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आगे है स्थायी चरागाह भूमि। जो स्थायी चरागाह भूमि है वो भी हमारे पास कम है। हमारे जो पशुधन है उसको चराने के लिए ये जो भूमि है ये पर्याप्त नहीं है। परती भूमि जो कि ऐसे ही छूटी रहती है, जिसमें हम कृषि कार्य नहीं करते हैं और वो भूमि भी उपजाऊ नहीं है। तो इस प्रकार हमारा भूमि उपयोग प्रारूप है। एक और है निवल, मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये हमारे पास 54% है। भारत का शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र 54% है। 1 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों, 54% भाग हमारे देश का शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है। अब जो ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी सभी राज्यों में बराबर नहीं है, सभी राज्यों में इसका परसेंटेज अलग अलग है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा, हमने पिछले साल पढ़ा था, पंजाब और हरियाणा में आधुनिक ढंग से कृषि होती है, तो यहाँ का इन दोनों राज्यों में जितना भी भूमि है उसका 80% भाग में खेती होती है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में 10% से भी कम भाग पर कृषि की जाती है। आगे चलते हैं बच्चों। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1952 में। तो 1 नंबर का प्रश्न बच्चों आता है कि हमारी राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी। 1952 में हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति बनी थी और इसके अनुसार 33% जो हमारी पूरी भूमि है उसके 33% भाग में वन होने जरूरी है और जिसकी तुलना में हमारे देश में वन कम है। और ये 33% भाग क्यों होना चाहिए? ये पारिस्थितिक संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा जो भूमि उपयोग के जो है 2 भागों में बटा है, एक तो बंजर भूमि होती है और दूसरी होती है गैर कृषि प्रयोजन में लाई गई भूमि। तो जो बंजर भूमि है वो पहाड़ी क्षेत्र, चट्टानी, सूखाग्रस्त इलाकों और जो है मरुस्थलीय भूमि इसमें शामिल है, जो कि बंजर भूमि में आती है इसके अंतर्गत। इसी प्रकार गैर कृषि प्रयोजनों में लाई गई भूमि कौन सी है? वो है बस्तियां, सड़कें, रेलवे लाइनें और उद्योग, इसमें आते हैं गैर कृषि प्रयोजनों के लिए ये भूमि उपयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार आगे चलते हैं बच्चों कि हमारे देश में भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है, भूमि का ह्रास क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि हमारे देश की जो भूमि है उसकी गुणवत्ता खत्म होती जा रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो खत्म होती जा रही है। तो उसके बारे में कि सबसे पहले जल अपर्दन, हमारे देश में जो बारिश आ रही है या फिर जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है या अन्य किसी कारण से जो जल है उसकी वजह से ऊपरी परत मिट्टी की वो बहकर दूसरे स्थान पर चली जा रही है। आगे जो है वनोन्मूलन, वनों को हम काटते जा रहे हैं
और अनेक प्रयोग ले में हमें वन हमारे लिए, क्योंकि वनों से लकड़ी मिलती है और वनों से अन्य जो उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, तो इस वजह से हम वनों को काटते जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र की वजह से, आवासीय भवन बनाने की वजह से। तो इसी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। फिर अति पशुचारण, पशुओं को बहुत अधिक चरा रहे हैं। और वो कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर कृषि भूमि जो है वहां पर पशुओं को चराया जा रहा है। इसी प्रकार खनन कार्य, ऐसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जैसे कि आपने को पता है, इन क्षेत्रों में खनन कार्य होता है और खनिज संसाधन इन राज्यों से मिलते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि खाने खोद देते हैं और खानों में से जो खनिज पदार्थ है वो निकालते हैं, और जो आगे फिर दूसरा, जैसे इतना खड्डा खोदा, उसमें से खनिज का निकाले और उसके बाद में उसको आगे एक्सटेंड करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, खोदते जाते हैं और जमीन में बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। जबकि इतने का उपयोग करने के बाद इसको भर देना चाहिए, इसको अन्य किसी कार्य में लेना चाहिए, कृषि कार्य में या कोई कार्य में, और इससे क्या हुआ, भूमि का हम उपयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार खनन कार्य भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। फिर है अधिक सिंचाई। आपको जैसे पता है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आधुनिक ढंग से खेती होती है, तो उसमें सिंचाई भी होती है। तो इन राज्यों में बहुत ज़्यादा सिंचाई हो रही है, इस वजह से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। फिर उद्योग, जैसा कि प्रमुख है सीमेंट और चूना पत्थर उद्योग। तो इन उद्योगों से जो निकलता है, सीमेंट उड़ के जाता है, चूना उड़ के कृषि जो भूमि है उसमें ऊपरी परत इसकी भिज जाती है। तो इस वजह से भूमि की जो ऊपरी परत है वो खराब हो जाती है, उसकी उर्वर क्षमता खत्म हो जाती है। इस वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। फिर है औद्योगिक जल निकासी। उद्योगों से जो जल बह कर जा रहा है तो उसमें केमिकल मिले हुए हैं, तो इन केमिकल की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि की उर्वर क्षमता खत्म होती जा रही है। तो ये कारण है भूमि निम्नीकरण के। अब हम उपाय भी जान लेते हैं कि भूमि निम्नीकरण को दूर करने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले तो वन रोपण करना चाहिए, हमें वन लगाने चाहिए। एक पहला तो हमें काटनी नहीं चाहिए, और बल्कि क्योंकि 33% भाग पर जो कुल भूमि है उसके 33% भाग पर वन होने जरूरी है, तो हमें वन और रोपित करने चाहिए, लगाने चाहिए। और चरागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। जो चरागाह है, पशुधन, ये भी हमारे पास धन है, एक संसाधन है ये भी, तो इनको भी भोजन चाहिए। तो इसलिए ऐसी कुछ भूमि निश्चित करनी चाहिए, इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, और इस प्रकार जो है पशुचारण हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। इसके अलावा पेड़ों की रक्षक मेखला, पेड़ जो बड़े बड़े पेड़, कृषि भूमि है उसके चारों तरफ बड़े बड़े जो है पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, वो जो पेड़ होंगे वो मिट्टी को बांधे रहेंगे और मिट्टी की जो ऊपरी परत पानी से या हवा से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो इससे भूमि की उर्वरता बची रहेगी, भूमि का उपजाऊपन बना रहेगा, भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। फिर रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर, जैसा कि आपको पता है रेतीली जो टीले हैं आपने 9th क्लास में पढ़ा है, और रेत जो है उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इसी वजह से रेतीले क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां होती हैं, उपयुक्त है, वहाँ पर कम पानी होता है, इसलिए तो वहाँ पर कांटेदार झाड़ियां लगाई जाए, जिससे कि जब हवा आए तो वो हवा का प्रभाव जमीन में इतना नहीं हो और मिट्टी उड़कर दूसरे स्थान पर ना जाए और ऊपरी परत उसकी बची रहे और भूमि का निम्नीकरण नहीं हो। फिर है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करके, तो बंजर भूमि जो है उसका हमें उचित प्रयोग करना चाहिए, और जो उसको उसमें उर्वर खाद डालकर और उसकी सिंचाई कर कर, उसकी समय पर निराई गुड़ाई कर कर और उसे उपयोगी बनाना चाहिए। इस प्रकार हम भूमि के निम्नीकरण से बच सकते हैं, नहीं तो जो बंजर भूमि है वो बढ़ती जाएगी।
इसी प्रकार खनन पर हमको नियंत्रण रखना है। जो हम बड़ी मात्रा में खनिजों का दोहन कर रहे हैं तो उसको नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा औद्योगिक जल परिष्करण, तो जो उद्योग हैं उनका जो जल है उसका ट्रीटमेंट करके उसके बाद ही मिट्टी में बहाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो उनके रासायनिक तत्व हैं वो मिट्टी में नहीं मिलेंगे और जमीन का जो भूमि है उसका निम्नीकरण नहीं होगा। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।